मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल बेसिक्स ऑफ मैथ। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं ना कि लास्ट का जो वीडियो बनाया था हम लोगों ने जो किया था वो डाउट क्लास लिया था मैंने। इंडिसेस पे था, कुछ बच्चों का डाउट था तो वो मैंने बताया था ना, उसको YouTube पे भी शेयर कर दिया, तो आप देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो फिर हम लोग लौटते हैं अपने बेसिक्स ऑफ मैथ में। हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं और ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल वाला सेक्शन था ना, sin 30, sin 60, sin 45, उसको मैंने क्लियर किया था और टेबल ही बनाया था आपके लिए, आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एंगल पे बेस्ड होंगे, ताकि हम हाइट एंड डिस्टेंस जब कर रहे हो तो हमें प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े एंगल पे। तो हम ले लेते हैं कुछ क्वेश्चंस एमएल अग्रवाल के। और यार स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है sin 60 cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी देखेंगे एक सिंपल सी इक्वेशन बनकर आएगी आपके सामने, जैसे आप छोटा क्लास में करते थे ना वैसा। बस आपको इनकी वैल्यू पता होना चाहिए, और अगर इनकी वैल्यू नहीं पता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं करोगे, है ना। मैंने उसे बताया था कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है सर, ये होता है √3/2। ओके, cos 30 का वैल्यू क्या होता है सर, cos 30 जो होता है वो sin 60 के इक्वल होता है ना। तो क्या होगा ये होगा √3/2, फिर प्लस का साइन। सर cos 60 क्या होता है, जो cos 60 होता है बेटा वो sin 30 होता है। तो sin 30 क्या होता है, sin 30 होता है सर 1/2। ओके, और sin 30 का वैल्यू फिर सर 1/2। ठीक, तो क्या करना है आपको, अब हम √3 का मल्टीप्लाई √3 से कराएंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराएंगे। फिर यहाँ पे 1 to 1 और नीचे 2 into 2। ऊपर क्या हो गया बेटा, √3 का मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4 प्लस 1/4, इट मीन्स सर 4, और ऊपर क्या हुआ 3 + 1, यानी कि सर 4/4, और इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, यानी कि सर sin 60 cos 30 प्लस cos 60 इंटू sin 30 करेंगे बेटे तो उसका आंसर आएगा 1। देखिए ठीक है, तो बेटा ये दो क्वेश्चन हमने और लिए है ना, ये भी एंगल पे बेस्ड है। sin 60 इंटू cos 30 माइनस cos 60 इंटू sin 30, और दूसरा है 1 - sin 60 अपॉन cos 60। इसको हमें इक्वल करना है tan 60 - 1 tan 60 + 1 के। ठीक है, तो पहले हम ये सॉल्व करेंगे। और देखिए मैंने पहले भी कहा था कि इसकी वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे से बताया था कि कैसे आपको टेबल लर्न करना है। ठीक है, तो उसको वीडियो को फिर से देखें, उसमें आप लर्न करने का ट्रिक देख सकते हैं। चलिए, sin 60 की वैल्यू सर √3/2 एंड cos 60, तो बताया था मैंने कि जो sin 60 होगा वही cos 30 होगा। इट मीन्स सर दैट इज √3/2 अगेन, माइनस cos 60 का वैल्यू बेटा, तो जो सर sin 30 का वैल्यू होगा वही cos 60 का वैल्यू होगा, एंड दैट इज 1/2। अगेन sin 30 सर 1/2। ओके, तो यहाँ मल्टीपल हो जाएगा किसका सर, न्यूमिनेटर से एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। इधर भी वही करने का 1/1/2 इंटू 2। क्या आएगा बेटा, ऊपर से आएगा 3/4 ना, √3 वैल्यू क्या होगा 3 एंड 2 2 जा 4, एंड दिस इज 1/4। ओके, देन आफ्टर सर बेस सेम है तो फिर एलसीएम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज 3 - 1, इट मीन्स सर 2/4 मीन्स 1/2। रिड्यूस होगा ना बेटा ये, तो ये आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, चलिए देखिए इसको नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन हमारा और था, साथ में लिखा था मैंने 1 - sin 60 अपॉन cos 60 ना। तो देखिए ये एलएचएस हमारा और ये आरएचएस, चाहे तो दोनों को पैरेलल यानी साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अब इसका वैल्यू अलग सॉल्व कीजिए और इसका बाद में कर सकते हैं अलग। बस दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस होना चाहिए ना। तो देखिए 1 - sin 60 का वैल्यू सर अभी लिखा √3/2 एंड cos 60, तो सर जो sin 60 होता है वो cos 30 होता है, यानी कि जो cos 60 होगा वो sin 30 होगा, दैट इज 1/2। ओके, अब
ये जो लिखा है 1 माइनस √3/2, इसके नीचे 1 ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। ये नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इसका वैल्यू देख रहा हूँ, ठीक है। इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो दैट इज सर 2 एलसीएम आ गया एंड देन आफ्टर सर 1 माइनस √3 एज इट इज आ जाएगा, ठीक। नहीं, यही गलती करते हैं आप। देखिए जब बेस सेम होता है तब ये सेम आता है। अभी नीचे क्या लिखा है 1, तो 1 को 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या आएगा 2 एंड 2 1 जा 2, ठीक है। उसके बाद सर 1/2 ये नीचे वाला। अब क्या करना है, ये वाले फंक्शन को हम इधर लिखने जा रहे हैं। सर ऊपर का एज इट इज रहेगा 2 माइनस √3/2 और बेटा इसका रेसिप्रोकल होगा, ये होगा 2/1, ये 2 से 2 कैंसिल एंड दैट इज इक्वल टू 2 माइनस √3। बट रुकिए, अभी ये सिर्फ हमारा एलएचएस का वैल्यू आया बेटा, है ना। ये आया 1 माइनस साइन 60 अपॉन कॉस 60। तो हमने अगर इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है तो हमें tan 60 माइनस 1 एंड tan 60 प्लस 1 का वैल्यू क्या लाना पड़ेगा 2 माइनस √3, ठीक है। तो ये आप नोट कर लिए होंगे, इसको मैं रेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर ये वाला जो पोर्शन है एलएचएस का पोर्शन, वो हम इधर फिर से राइट डाउन करेंगे और इसे करेंगे। क्या लिखा बेटा सर tan 60 माइनस 1 अपॉन tan 60 प्लस 1। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है सर, ये होता है √3 माइनस 1 एंड √3 प्लस 1। ओह व्हाट अ क्वेश्चन इज दिस, ये कैसे आएगा। देखिए बेटा ये कॉन्जुगेट टर्म्स में लगेगा, ठीक है। जब आप रैशनलाइजेशन करते हैं तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें नीचे का फंक्शन रूट के फंक्शन में लिखा होता है। तब आपने क्या करना होता है, आप क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन है ये बिल्कुल वही रहेगा, मतलब सर √3 1 रहेगा, √3 1 रहेगा, बट बीच में जो साइन आएगा वो इसका अपोजिट लगेगा। सर यहाँ क्या लिखा है प्लस, यहाँ क्या आएगा माइनस। इस केस में क्या होता है कि कुछ बच्चे ये समझते हैं कि ये जो √3 माइनस 1 ऊपर लिखा है ना, उसका मल्टीप्लाई हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कराया। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। ये नीचे के फंक्शन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक। तो देखिए ऊपर बनेगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर ना, क्योंकि दोनों ही फंक्शन कैसे हैं बेटा सेम है। तो ये बन जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे फंक्शन लगेगा a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है बेटा a प्लस बी a माइनस बी। सर ये तो थर्ड नंबर आइडेंटिटी है एक्सपेंशन की, यानी सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है ना। हम इसका कन्वर्जन इसमें कर सकते हैं तो उल्टा भी कर सकते हैं, इसका इसमें कर सकते हैं। तो ये क्या लिखा है √3 प्लस 1 यानी सर a प्लस बी। ये क्या लिखा है √3 माइनस 1 यानी सर a माइनस बी, है। तो इसका प्लेस पे क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब ये हो गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर। सर a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस का b स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। सर ये फंक्शन यहाँ आएगा 3 प्लस 1 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। क्या 2 कॉमन नहीं आएगा, ऊपर से आएगा 2 2 सा 4 माइनस 2√3। अरे ये तो गलती कर रहा है, यहाँ हटाइए भाई, अपॉन 2 2 से 2 कैंसिल एंड दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखते हैं बेटा ये कंफ्यूजिंग क्रिएट हुआ, ये देखिए ये लिखते हैं सर बचा हुआ क्या वैल्यू है आपका 2 माइनस √3। तो हमारा क्या वैल्यू आ गया 2 माइनस √3। ये हमारा है RHS जो मैं किसको सॉल्व करके लाया हूँ बेटा, इसे सॉल्व करके लाया। LHS का वैल्यू क्या था 2 माइनस √3। दोनों कैसे हो गए इक्वल हो गए। देखिए तो डियर स्टूडेंट यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखा है हाइट एंड डिस्टेंस का, और हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करने से पहले बहुत पहले से मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने आपके स्टार्ट किए थे सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चंस को। तो डियर स्टूडेंट ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है हाइट एंड डिस्टेंस का, है ना। और इस क्वेश्चंस को कराने से पहले मैंने आपके ट्राइंगल्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा पुराना वीडियो वो प्लीज़ देखकर आएँ,
उसमें मैंने सबसे पहले क्या क्लियर किया कि भाई व्हाट इज ट्राइंगल, और उसके जस्ट बाद तुरंत इधर आने के लिए मैंने आपको पहले राइट एंगल का कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। उसके बाद इसको पाइथागोरस से रिलेट करके बताया कि सर पाइथागोरस में क्या होता है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि किसी ट्राइंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो फिर वो राइट एंगल बनेगा। और उसका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होता है कि सर हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू बेस साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सीखे, 6 होते हैं ना, साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ऐसे कर करके लास्ट में कॉट थीटा तक, ठीक है। फिर हमने एंगल्स के बारे में देखा, पूरा चार्ट बनाया, उसको याद करना सिखाया, उसके ऊपर भी लास्ट क्वेश्चंस किए अभी इसी वीडियो में। और अब मैं आपको ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे ट्रिग्नोमेट्री का ये लास्ट सेक्शन है, लेकिन मैंने इसको पहले कराने के लिए ही ये सारे कॉन्सेप्ट आपको कराए यहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है, ताकि इसको करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अभी भी 2 चीज़ें रह गई हैं जो मुझे बतानी है। पहला ये कि जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करेंगे तो ये बिल्कुल रिमाइंड में रखिए अपने पास कि आपने राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर ही उसको सॉल्व करना है। जिस बच्चे ने डायग्राम सही नहीं बनाया उसका क्वेश्चंस होगा नहीं, ठीक। तो इतना तो कंसेप्ट क्लियर रखिएगा कि आपको राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाना है। अब किस किस तरह के बन सकते हैं सर एंगल, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं, तो देखिए उसको आप एकदम रट नहीं सकते कि नहीं यही बनेगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ केसेस हैं वो आपको बताऊंगा। और 2 चीजें एक और सीखिए कि व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, एंड व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बड़ा सिंपल सा देखिए ना, इसमें ही छुपा हुआ है। एलिवेट मतलब क्या होता है, ऊपर उठना। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखिए, ठीक है, एक ये और यहां से आप ये मान लीजिए। अब कोई बंदा अगर नीचे खड़े होकर ऊपर देखेगा तो क्या होगा, एलिवेट करेगा। क्या करेगा, एलिवेट करेगा सर, ऊपर बनाएगा ऐसे, ठीक है, यहां से। और ऊपर से खड़े होकर अगर नीचे देखेगा तो उसका एंगल कैसे बनेगा, डिप्रेस्ड में बनेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है जब हम कहीं से खड़े होकर ऊपर की चीज को देख रहे होते हैं, ठीक। और डिप्रेशन कब बनता है, जब ऊपर से खड़े होकर नीचे को देखते हैं। सर क्लियर नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, अभी देखिए। मान लीजिए कि ये एक बिल्डिंग है और ये एक टावर है। ये क्या है, ये एक बिल्डिंग है सर, और सर ये हमारा टावर है। अब बिल्डिंग में खड़े होकर एक पर्सन यहां टावर में खड़े हुए पर्सन को देखता है, यहां से यहां देख रहा है भाई, ठीक है, यहां से खड़े होकर यहां देख रहा है। तो इस पर्सन का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा इधर ऊपर के लिए, इस पर्सन के लिए मान लीजिए यहां से बना रहा है थीटा, और वो जब इसको नीचे देख रहा है तो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन फाई मान लीजिए, ठीक है। तो ये है एलिवेशन और नीचे आएंगे तो डिप्रेशन, ठीक। अच्छा, उसके बाद 2 यहां पर कॉन्सेप्ट आते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सर व्हाट इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मींस vertical and horizontal. Vertical means something on this, ऐसा सा वर्टिकल सीधा, ठीक है। एंड हॉरिजॉन्टल मींस कुछ ऐसा, ठीक है। जैसे वर्टिकल पोल इसमें बार बार आएगा तो पोल कैसा होगा, ऐसा होगा क्या जी, इलेक्ट्रिक पोल कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ऊपर की तरफ ऐसे, तो ये वर्टिकल हो गया। अब इसमें हॉरिजॉन्टल रिवर कहीं आएगी तो हॉरिजॉन्टल रिवर ऐसे रहेगी क्या, वो तो ऐसे आएगी ना। तो ये है बेटा वर्टिकल एंड ये है हॉरिजॉन्टल। एलिवेशन और डिप्रेशन मैंने आपको बताया, इसको देखिए, ठीक है बेटा। तो आपको क्वेश्चन क्या लिखा है, लैडर। लैडर मीन्स जानते हैं ना, सीढ़ी होती है, सीढ़ी ऐसा लीडर। तो लैडर 15 मीटर लॉन्ग, कितना मीटर लॉन्ग है, 15 मीटर लॉन्ग, जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। एक वर्टिकल वॉल है, ठीक है, उस तक, उसके ऊपर पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक वॉल है ना, एक
लैडर लगाया गया है वर्टिकल वॉल तक पहुंचने के लिए। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। ठीक है, तो मैंने कहा था डिफरेंट तरह के यहाँ पर ट्राइंगल बनेंगे, तो उसमें फर्स्ट है ये सिंपल, इसमें एक ट्राइंगल में काम हो जाएगा। क्या लिखा है, देखिए वॉल कैसा होगा बेटा, वॉल तो वर्टिकल होगा ना, ये अपना वॉल हो गया। ठीक है, ये हमारा वॉल हो गया। ठीक, तो इसकी पर्टिकुलर कुछ हाइट होगी, हमें नहीं पता, मान लीजिए। अब इस वॉल के ये टॉप पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक लैडर लगाता है बच्चा कोई। ठीक है, उसने क्या लगा दिया, एक लैडर लगा दिया, एक सीढ़ी लगा दी इस तरीके से यहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, ऐसा। तो इस लैडर का भी डिस्टेंस होगा वॉल से कुछ नीचे, बेस से, वो से ले लेते हैं। तो बेसिकली करना क्या है, देखिए आपने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। मैंने पहले भी कहा था कि जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होंगे इसमें आपको बनाना बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल ही है। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को समझकर कैसा बनेगा, एक साथ दो बन रहे हैं, अकेला बन रहा है, यही सब समझ रहा है। तो लैडर 15 मीटर लॉन्ग, सर लैडर का लेंथ यहाँ दे रखा है 15 मीटर लॉन्ग। ठीक, रीचेस द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल, कहाँ पहुंच रही है, ऊपर तक पहुंच रही है। वर्टिकल जो है ना वॉल है उसके ऊपर तक ये लैडर पहुंच रहा है। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, तो लैडर वॉल के साथ एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पर नहीं भाई, यहाँ थोड़ी टच कर रहा है वॉल को तो यहाँ ये अपर पार्ट में टच कर रहा है, तो यहाँ बनेगा एंगल 60 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, यानी कि बेटा आपको ये हाइट पता करना है। ठीक है, ये हाइट पता करना है। तो अब देखिए इस ट्रायंगल को मैं नाम देता हूं ए बी और सी। ठीक है, अब हम लिखते हैं सर इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी कि सर बी पर राइट एंगल है। अब बी पर राइट एंगल शो करना क्यों जरूरी, ताकि हाइपोटेनस फिक्स हो सके। तो हमारा हाइपोटेनस क्या हो गया 15। ठीक है, और मैंने कहा था ना एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी ये सर हमारा क्या बनेगा परपेंडिकुलर, और ये रहेगा हमारा बेस ना इस थीटा के लिए, इस 60 के लिए। लेकिन हमें परपेंडिकुलर से कोई रिलेशन नहीं करना, हमें बनाना रिलेशन हाइपोटेनस और बेस से, ना कि परपेंडिकुलर से ना, क्योंकि हमें हाइट चाहिए, ये देखना पड़ेगा आपको। तो आप बताइए वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो हाइपोटेनियस और बेस में फंक्शन बनाता है। तो सब बड़ा सिंपल है, क्या बनाया था मैंने, पी बी पी एच एच और बी। तो इसके इंपॉर्टेंस को समझिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं पहले पढ़ाकर आया हूँ वो इसके लिए जरूरी है। मैं डायरेक्टली इस पे आ सकता था ना, लेकिन इसके बिना कुछ नहीं होना बेटा, है ना। तो क्या सिखाया था मैंने यहाँ पर, और अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा तो पुराना वीडियो जाकर देखिए, साइन कॉस और ये था क्या टैन। तो अब यही से देख लीजिए, बेस और हाइपोटेनस में फंक्शन कौन बताता है, कॉस, या इसका अपोजिट होता है सेक। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या होता है सर, होता है बी अपॉन एच। क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारा बी अपॉन एच, और हमें बी और एच में रिलेशन पता करना है ना। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 60, यानी कि सर कॉस 60 का जो वैल्यू होगा वो बी मींस ये हाइट ऑफ द वॉल, एंड हाइपोटेनस सर लेंथ ऑफ द लैडर, यानी कि सर 15 सेंटीमीटर। कॉस 60 का वैल्यू जो सर साइन 30 का वैल्यू होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है सर 1/2, दैट इज h अपॉन 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो दिस इज 2h इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड h is equal to what, 15/2, that is 7.5 मीटर। ओके, चलिए ओके ठीक है बेटा। तो एक ये और क्वेश्चन लिया हमने, इफ अ टावर 30 मीटर हाई, है ना, एक टावर 30 मीटर ऊंचा है, हाई है, कास्ट अ शैडो 10√3 मीटर long on the ground, then what is the angle of elevation of the sun। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बनेगा, सॉरी सन का बनेगा। देखिए अभी क्या है कि कैसा कास्ट अ शैडो, तो देखिए अब हम लोग जब चलते हैं कभी, या पीछे हमारा कभी सन है या फिर कोई बल्ब है या कोई सोर्स है लाइट का, तो क्या होता है ना हमारा शैडो जो बनता है ना जमीन पे, तो वो बता रहा है कि जैसे मान लीजिए मेरी हाइट है 5 मीटर 6 मीटर कुछ भी वॉटेवर, ठीक है, उसका शैडो बन रहा है मान लीजिए 2 मीटर ग्राउंड पे या 3 मीटर बन रहा है,
उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक, चलो कह रहा है इफ अ टावर 30 मीटर हाई, तो बेटा मान लीजिए कि आपका एक ये टावर है जो कि सर इस अर्थ लेवल से यानी जमीन से बेसिकली बेस से 30 मीटर ऊंचा है। इसकी टोटल हाइट कितनी है? 30 मीटर है सर। ओके, कास्ट अ शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे जब इसकी शैडो बनती है ना, मैंने कहा था ना इस तरीके से जो जमीन पे बन रही शैडो, ये जो शैडो बन रही है यहाँ से ऐसा, वो बन रही है बेटा 10√3 मीटर, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट हो गया ये बी और ये सी। तो अभी इसने क्या कर दिया, देखिए दो साइड्स तो आपको दे दी है ना, क्या क्या दे दिया, एक ये हाइट दे दिया और इसका ये मान लीजिए बेस दे दिया आपको, ठीक है। तो पूछ रहा है देन व्हाट इज द एंगल एलिवेशन ऑफ द सन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा सन का। तो सन, अब बेसिकली बेटा आप समझिए इस चीज को कि अगर इधर कहीं सन होगा है ना, तो यहां से उसका बनेगा एलिवेशन, ठीक है ना। तो अब ये 90 डिग्री है मान लीजिए, तो ये एंगल थीटा ले सकते हैं हम लोग, क्या ले सकते हैं? थीटा, क्योंकि इसके बारे में पता तो मैं है नहीं ना। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि क्या सर किसी भी तरीके से क्या हम यहाँ नहीं ले सकते, तो हम दोनों से करके देखेंगे। मान लीजिए किसी बच्चे ने एक बार एंगल यहाँ थीटा से लेकर किया, ओके, तो जब यहाँ से लेकर वो करेगा तो रिलेशन किसमें बनाना है? इसमें और इसमें, ठीक है। यहाँ से करेगा तो भी बनेगा यही और यही, हाँ। मान लीजिए मैं यहाँ से पहले लेके बताता हूँ, ठीक। देखिए आप सर, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ओके है ना, राइट एंगल बी, बी पर मतलब हाइपोटेनस फिक्स हो गई ए सी। अब ये और ये मैंने कहा था एंगल के सामने वाली क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो बेटा ये इसकी परपेंडिकुलर, इट मींस ये इसकी बेस है। तो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन कौन बनाता है? टैन बनाता है। तो सर यानी कि टैन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, एंड टैन थीटा सर वैल्यू पता नहीं अभी, आप इसको टैन थीटा ही रखिए। पी का प्लेस पे क्या रखेंगे बाबू? 10√3, क्योंकि एंगल के सामने 10√3, ठीक है। और बी के प्लेस पे क्या रखेंगे? 30 रखेंगे। तो सर आप ये देखिए ये क्या हो रखा है, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि सर √3 अपॉन 3, और ये हो गया 10/30। तो आप कहेंगे सर ये वैल्यू तो कहीं है ही नहीं 10/30 में, √3 अपॉन √3 कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो मैं कहूँगा ठीक है कोई बात नहीं, ये वैल्यू नहीं है तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते? हाँ सर लिख सकते हैं। क्या ये √3 से √3 कैंसिल नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, ओके। तो अब आप ये पता लगाइए कि सर 1/√3 tan थीटा में किसकी वैल्यू होती है? तो सर ये होती है tan 30, यानी कि सर tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, किसके प्लेस पे? ये 1/√3 के प्लेस पे, ओके बेटा। तो सर tan कंपेयर में आ गया और थीटा का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। क्या हो गया? 30 डिग्री। तो मुझे कोई बताएगा कि अगर ये एंगल 30 डिग्री आ गया तो ये क्या होने वाला है हमारा? तो सर इंटीरियर एंगल का जो सम का फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से ये 30 डिग्री, तो ये कितना बेटा? सर ये हो गया 60 डिग्री, ठीक। लेकिन हमें एलिवेशन पता करना है, ठीक है, तो समझ लेना, ये वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बच्चा सोचता इधर से स्टार्ट करना है यानी ये एलिवेशन बनना है, तो फिर क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती? तो फिर वो बच्चा ऐसे करता कि सर tan C इज इक्वल टू P अपॉन बी। उसके लिए P क्या होता है? ये। B क्या होता? ये। तो सर P का वैल्यू 30, B का वैल्यू 10√3, 10 से 10 यानी 0 0 कैंसिल। सर tan C का वैल्यू 3/√3, और आपको पता ना √3 ले सकते हैं, तो कॉन्जुगेट करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई ऊपर, √3 का मल्टीप्लाई नीचे। सर ये हो गया 3√3/3, और ये कैंसिल होगा, क्या वैल्यू आएगी? √3। tan C की क्या आएगी? √3, और आपको पता ना √3 किसके बराबर होता है? 60 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो ये आ गया अपना एलिवेशन, ठीक है।
और ये आ गया क्या डिप्रेशन? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। ऊपर से जब ये देखेगा तो इसके लिए एलिवेशन ये बनेगा। क्या बनेगा? ये। यानी कि सर अगर हम लोग tan c से सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट आंसर हो जाता, बट इससे सॉल्व करने से भी क्या हुआ कि ये 30 आ गया ना, तो लेफ्ट हमने क्या बताया 60 डिग्री, यानी ये हमारा आंसर हो गया। तो आंसर होगा tan 60 डिग्री यानी कि 60 वैल्यू।